हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर हमारे सामने आप स्क्रीन के ऊपर में एक चीज़ देख पा रहे होंगे जिसका नाम है REIT। यूजुअली जो REITs होते हैं उनके अंदर में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ट्रिपल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अब वो किस तरीके से उनके हाल हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। यहाँ पर इनविट का जो एक पहले वीडियो बना था, काफ़ी टाइम पहले बना था, उसके अंदर मैंने कहा था डबल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। REITs के अंदर में ट्रिपल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि REITs का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से काम करता है, उसके बाद में ही हम लोग बेनिफिट्स की बात करेंगे। इनका जो स्ट्रक्चर है सिंपल है, ये है REIT। तो जब आप लोग इस REIT के शेयर्स को खरीदते हैं तो आप अल्टीमेटली इस REIT के इस ट्रस्ट के, REIT का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इस ट्रस्ट के आप मालिक बन जाते हैं जितने आपने उस पर्टिकुलर ट्रस्ट के यूनिट्स खरीदे हैं। शेयर्स इज यूनिट्स, यूनिट्स इज शेयर, तो यहाँ पर यूनिट्स खरीद रहे हो तो अल्टीमेटली आप शेयर्स ही खरीद रहे हो, उस REIT उस ट्रस्ट के मालिक बन रहे हो। और ये जो ट्रस्ट है इसमें जब आप पैसा लगाते हो तो ये जो पैसा है ट्रस्ट वाले अपनी दूसरी कंपनियों में लगा देते हैं, SPV जिनको हम कहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। ये कंपनियां ही होती हैं और उन कंपनियों के अंडर में टावर्स होते हैं, दैट मीन्स उनके नीचे बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स के नीचे की ज़मीन, अल्टीमेटली बिल्डिंग होती है उनके अंडर में। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है, आपने खरीदा REIT को, REIT ने पैसा लगाया इन बिल्डिंगों के अंदर में, इन कंपनियों के अंदर में, और उन कंपनियों के नाम पे होती हैं बिल्डिंगें, और बिल्डिंग जो होती हैं वो किराए पे चढ़ती हैं, और किराए पे चढ़ती हैं तो वहाँ से रेंट आता है, रेंट आता है कंपनियों के पास में, और कंपनियां फिर वो जो रेंट है वो पैसा दे देती हैं ट्रस्ट को, ट्रस्ट जो है उस पैसे को आपको वापस दे देती है। अब इतना लंबा चौड़ा खेल क्यों है? ये खेल करना पड़ता है जब पब्लिक को, रिटेल इन्वेस्टमेंट जो रिटेलर्स होते हैं उनको किसी जो बिल्डिंगें होती हैं उसके अंदर में ओनरशिप देनी पड़ती है, वो वास्ट नंबर ऑफ पब्लिक को। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर को इस तरीके से मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सेबी द्वारा जिसको ये सारी कंपनियां फॉलो करती हैं। तो जितनी भी REITs इंडिया के अंदर में सब यही स्ट्रक्चर को मोस्टली फॉलो करती हैं। REITs जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखिए ओनर्स अलग होते हैं, जैसे हमारे जैसे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ओनर्स हैं उस REIT के। एक होते हैं स्पॉन्सर्स, एक होती हैं यहाँ पर मैनेजर्स, और एक जो यहाँ पर देखने को मिलता है दैट इज ट्रस्टी। ट्रस्टी का काम बस इतना सा है कि जो भी काम यहाँ पर हो रहा है वो रूल्स के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारे नियम को फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैनेजर्स का जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं उनका काम है जो उस प्रॉपर्टी को, जो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैनेज करना और इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर लोन लेना है, या भी जो भी काम करना है जो आगे और फैलाना है, किस तरीके से मैनेज करना है, जो नियम्स ऑलरेडी बने हुए तो नियमों को ही फॉलो ये जो है मैनेजर लोग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उस पूरी REIT का जो स्ट्रक्चर है उसको जो है मैनेज करने का काम करते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। एंड स्पॉन्सर्स जो होते हैं, स्पॉन्सर्स कौन होते हैं? जो कि इनिशियल, जैसे हमारी कंपनी में प्रमोटर्स होते हैं उसी तरीके से जो इनिशियली जिन्होंने बिल्डिंग्स बना के दी हैं, जैसे यूजुअली बिल्डर्स होते हैं, रियल एस्टेट जो बिल्डर्स होते हैं वगैरह, तो ये स्पॉन्सर्स होते हैं। ये इनिशियली अपनी बिल्डिंगें जो होती हैं वो REITs के अंडर में लिखते हैं। यूजुअली जो REIT जो होता है इसके अंदर में 15% के आसपास की जो ओनरशिप होती है यूजुअली वो स्पॉन्सर्स के अंडर में ही आती है। बट आज के दिन अगर देखा जाए तो लगभग 50% के आसपास में जो है वो स्पॉन्सर्स ही ओन कर रहे हैं REITs को, बिकॉज बेनिफिट अच्छे खासे हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है? ट्रिपल बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे बात की। अल्टीमेटली अगर आपने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा है तो आपने इस बात पे ध्यान दिया होगा कि आप REIT को ओन करते हैं, और REIT डायरेक्टली ओन करती हैं इन कंपनियों को, और ये कंपनी डायरेक्टली ओन करती हैं बिल्डिंगों को। तो अल्टीमेटली अल्टीमेट ओनर कौन हुआ? जो पब्लिक ओनर हुआ, तो हमारे जैसे लोग, तो हम अल्टीमेटली उन बिल्डिंगों के ओनर हो गए। तो यस, दैट मीन्स कि आपके नाम पे बिल्डिंग नहीं लिखी जाएगी, बट अल्टीमेटली आप उसके पार्ट ओनर हैं, राइट? तो जब तक आपके पास में उस REIT के यूनिट्स हैं, शेयर्स हैं, आप उस कंपनी, उस पर्टिकुलर इन सारी बिल्डिंगों के एक पार्ट ओनर रहेंगे। जितनी भी बिल्डिंग इस REIT के अंडर में है उनके आप एक पार्ट ओनर रहेंगे। इनविट के अंदर में मैंने कहा था डबल बेनिफिट है, बिकॉज उसके अंदर में भी आप ओनर होते हैं बट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर जब तक आपके पास में यूनिट है तब तक आप उन जो है बिल्डिंगों के ओनर रहेंगे। आपको जो है जितना भी रेंट आता रहेगा उस रेंट, वो जो रेंट है आपको पास ऑन करता मतलब करते रहेंगे ये जो REIT वाले हैं। वहाँ पर कोई एंड लाइन नहीं है, राइट? एसेट की कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद में आपको जो है खत्म हो चुका होगा, आपकी जो ओनरशिप है वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पर कोई ओनरशिप मतलब आपकी बिल्डिंग है, आपकी ज़मीन है, क्या दिक्कत है? फिर से बनाओ बिल्डिंग, खराब अगर अगर बिल्डिंग कल को अगर यूजेबल नहीं रही तो तो लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है ये, परपेचुअल जिसको हम कहते हैं। एक बेनिफिट तो ये, तो आप ओनर हैं अल्टीमेटली। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर
जो है बेनिफिट देखने को मिलता है हर क्वार्टर आपको जो रेंट होता है वो आपके अकाउंट में देखने को मिलता है, आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया जाता है, जो कि यहाँ से इकट्ठा होता है। यूजुअली जो आज के दिन आर आई चल रही हैं उसके अंदर में 4-5 आर आज के दिन इंडिया के अंदर में जो कि बड़ी आर हैं। 2 आर ऐसी हैं जो कि एस एम है, स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी की आर हैं। एक जो कि एक ही स्पॉन्सर है, प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट टाइटेनिया और प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्लेटिना। ये 2 आर आज के दिन जो है स्मॉल कैटेगरी के हैं। बाकी कुछ आर हैं जैसे ब्रुकफील्ड वाली हो गई, ये नॉलेज रियल्टी हो गई, एम्बेसी ऑफिस पार्क हो गया और माइंड स्पेस हो गया। ये सब आर जो हैं, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट हो गए, ये सारी बड़ी आर हैं। इसके अलावा 2 आर ये छोटी वाली आर भी हैं। पॉइंट ये कि जो बड़ी वाली आर हैं इनके अंदर में जो आपको रेंट मिल रहा है ईयरली बेसिस पे अगर कैलकुलेट किया जाए आज के दिन जो इनके प्राइसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से, बिकॉज आपने जितने पैसे लगाए बिल्डिंग के अंदर में उसके हिसाब से ईयरली आपको कितना रेंट यील्ड मिल रहा है, मतलब कितना पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है एज ए यील्ड, तो वो अराउंड जो है इन बड़ी आर के अंदर 5 से 6% के आसपास में निकल के आ रहा है। बट ये जो प्रॉपर्टी शेयर वाली आर हैं इनके अंदर में अगर आप लोग चेक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर प्लेटिना की अगर मैं बात करता हूँ, प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्लेटिना, इसकी रिसेंट के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने 24,000 के आसपास का जो है पर क्वार्टर के हिसाब से, मतलब इस रिसेंट क्वार्टर के अंदर दिसंबर क्वार्टर के अंदर 24,000 का यूनिट होल्डर्स को जो है वो दिया है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो 24,000 के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो लगभग लाख रुपए हो गए। तो 10 लाख का इसका आज के दिन शेयर प्राइस चल रहा है, 10,38,000 रुपए के आसपास का, तो लगभग 8 से 9% के आसपास का आपका यील्ड निकल के आ रहा है। दैट इज ग्रेट, राइट। तो इसको कहते हैं डबल दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट क्या है कि ये जो शेयर प्राइस होता है, ये आर जो आपने जिस प्राइस में खरीदते हैं उसका भाव भी ऊपर नीचे होता है, राइट। तो ये सब ऐसा समझो कि आपने एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग का भाव भी ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है डिमांड के हिसाब से, और दूसरा आपको किराया भी आ रहा है, और तीसरा आप जब तक चाहो तब तक उस बिल्डिंग के ओनर बने रह सकते हो। तो दिस इज द ट्रिपल बेनिफिट ओवर हियर, राइट। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ है नहीं। नेक्स्ट, क्या इनकी जो डिमांड जो मतलब रेंट यील्ड है, जैसे आज के दिन प्रॉपर्टी शेयर्स की जो इनकी देखी जाए तो 8 से 9% के आसपास में है यील्ड, कल को ये कम हो सकती है, यस हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, रेंट से आ रहा है, राइट। तो रेंट अगर कम हो गया उन बिल्डिंगों के अंदर में, तो आने वाले टाइम के अंदर में मान के जो बहुत सारी बिल्डिंगें खुल गई, रेंट लोग कम देने लग गए, बिल्डिंग वाले मतलब अगर कंपटीशन बढ़ जाता है तो रेंट नीचे आ जाता है, या फिर जो पीछे से इकोनॉमी अगर स्लो डाउन आ गया जिसकी वजह से रेंट जो है पेइंग जो टेनेंट्स हैं वो कम रेंट देना पसंद करें, रिन्यूअल्स नहीं हो रहे हैं, नए जो पुराने जो टेनेंट हैं वो तो रह रहे हैं बट जो जा रहे हैं वो नए नहीं आ रहे हैं, ये थोड़े से रिस्क हैं जिसकी वजह से रेंट ना आना डायरेक्टली इफेक्ट करता है रेंटल यील्ड को। तो वो एक थोड़ा सा रिस्क है। दूसरा रिस्क, बड़ा रिस्क, दैट इज कि इनकी जो शेयर प्राइस होती है जिसको मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये शेयर प्राइस ऊपर नीचे होती है डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली आप आर में पैसा क्यों लगा रहे हैं कि आपको एक पेमेंट आ रहा है ईयरली बेसिस के ऊपर में या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर में, एक यील्ड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है ऊपर से आपने जो पैसा लगाया उस पर। अगर मार्केट में दूसरी बैंकें हैं वो अगर ज़्यादा बेनिफिट देखने लग जाएं, मान के चलो कि 8% देने लग जाएं, 7% देने लग जाएं, मतलब आपको नॉर्मली ही 7-8% के आसपास में इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है, और जो प्रॉपर्टी है उसकी जो कुछ भाव भी बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली होता क्या है, इन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आर से पैसा निकालने चालू कर देते हैं और सस्ते में बेचना चालू कर देते हैं, तो अल्टीमेटली जो शेयर प्राइस होता है आर का वो नीचे आना चालू हो जाता है। एक रीजन तो ये हो गया कि इंटरेस्ट पेमेंट मार्केट में बढ़ जाना जिसकी वजह से आर का शेयर नीचे आने लग जाता है। दूसरा, डिमांड कम हो जाना उस बिल्डिंग की, जो बिल्डिंगें उस आर के अंडर में हैं वो बिल्डिंगों की डिमांड कम हो जाना, या फिर उनकी हालत ख़राब हो जाना, या फिर उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है बिल्डिंग की, बिकॉज अल्टीमेटली आपके फ्लैट की, अगर आपने कोई फ्लैट खरीदा, फ्लैट की कंडीशन ख़राब हो गई तो जो बंदा आएगा वो उसकी वैल्यू कम लगाएगा, वही सेम केस यहाँ पर भी है। तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो असर पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, शेयर प्राइस के ऊपर में देखने को मिलेगा, राइट। तो दिस इज दिस, ये थोड़े से रिस्क हैं यहाँ पर, ये मेन रिस्क है, राइट। इसके अलावा जो रिस्क होते हैं वो फ्रॉड के होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं वो रूल्स को ना फॉलो करें, वो कुछ धांधलियां करना चालू करें, तो वो अलग ऑपरेशनल रिस्क हैं, वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के हैं, बट उनके ऊपर में काफ़ी कड़ी नज़र जो होती है वो ट्रस्टीज़ की भी रहती है, कड़ी नज़र जो होती है इनकी जो रिपोर्टिंग जो हर क्वार्टर बेसिस पे रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी भी नज़र होती है, विसल ब्लोवर्स भी होते हैं, बट स्टिल धांधली करने वाले कर लेते हैं, बट अगेन बहुत कम चांसेस हैं, बहुत रिस्क काफ़ी कम है यहाँ पर, राइट। तो हमने
जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है इस कैटेगरी के अंदर में, तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी के जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास में कम पैसे हैं तो आप लोग ये जो बड़ी जो हैं उनके अंदर में पैसा लगा सकते हैं, बड़ी आईआईटीज के अंदर में। इनके अंदर में कोई स्मॉल मतलब आप 500 रुपये से भी चालू कर सकते हैं, इसमें 450 रुपये से भी चालू कर सकते हैं, नॉलेज रियलिटी के अंदर में 123 रुपये से भी चालू कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द थिंग ओवर हियर। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ और, कई भाइयों को ये समझ में नहीं आता कि यार आज के दिन जो इनका भाव चल रहा है, जैसे नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट हो गया या फिर ये एम्बेसी ऑफिस पार्क हो गया, इनका जो प्राइस चल रहा है ये क्या सही है? तो इसका भी आप लोग पता कर सकते हैं। ये जो कंपनियां होती हैं अपनी खुद की वैल्यू लगवाती हैं, तो दूसरा प्राइवेट वैल्यूअर्स होते हैं उनसे वैल्यू लगवाते हैं और वो एक एनएवी जारी करते हैं। वो एनएवी जो होती है इसका मतलब ये हो गया कि वो इस कंपनी के जो एसेट्स हैं उनकी आज के दिन वैल्यू है, राइट। तो अल्टीमेटली ये जो शेयर प्राइस होता है ये एनएवी के आसपास में चलता है या फिर उसे सस्ता मिलता है। तो प्राइवेट वैल्यूअर ने जो वैल्यू लगाई है इससे उससे सस्ते में आपको जो शेयर प्राइस उस पर्टिकुलर कंपनियों का मिल रहा है। तो आप एनएवी के साथ में कंपैरिजन भी करके चल सकते हैं। दूस नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अगर अब आज के दिन क्या इनको खरीदना फिजिबल है? यस, आप जो पोर्टफोलियो है उसका 10 से 15% के आसपास में इस टाइप आरईआईटीज के अंदर में डाइवर्सिफाई करके छोड़ सकते हैं, जिससे आपको एक कैश फ्लो मिलता रहेगा। तो हमने पूरा आपको कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई अगर कोई भी आपको डाउट फिर से रह जाता है तो आप स्टिल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं फाइनली। सी यू।